हेलो एंड वेलकम टू CPL एवरीवन। आईआर को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया यूएस हम कर रहे थे, तो इंडिया यूएसए में आज आप लोग बोल रहे थे कि हमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, थोड़े डिटेल नोट्स, तो दैट शैल बी प्रोवाइडेड टू यू। उसी को मैंने थोड़ा सा आपको खोल के दिखा रहा हूँ, आपको डिटेल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। पर बच्चे फिर आप एक चीज़ याद रखना कि जो की पॉइंट्स हम आपको लिख के देते हैं, जो हम आपको की पॉइंट्स बताएंगे, वो एग्जामिनर ढूंढेगा आपके आंसर में। इस वजह से हम ट्राई करते हैं कि आपको कीवर्ड्स बोर्ड पे लिख के दिखा दें। ओवरऑल डिटेल डॉक्यूमेंट्स भी अब हम लिख के दिखा देंगे आपको, और कीवर्ड्स भी लिख के दिखा देंगे, दोनों चीज़ें। बट मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन द की पॉइंट्स दैट वी काइंड ऑफ एक्सप्लिसिटली टेल यू अबाउट कि यार ये वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर आंसर के लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो कल हमने एवोल्यूशन किया इंडिया यूएसए का। इसके बाद में हम करते हैं आज हमारे कुछ बायलैटरल इश्यूज़। थोड़ा से ज़्यादा इश्यूज़ हैं यूएसए के साथ में, not issues in the sense कि we have very negative relations. Number of issues are little greater in number compared to other nations. तो यूजुअली ना, जैसे मैं आजकल देखता हूँ अखबारों में या फिर इवन जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो डिसप्रपोर्शनेटली ज़्यादा टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि डिवोट करते हैं डिफेंस टाइज के ऊपर। 2+2 कॉम कासा, ये चीज़ें आप बड़ी सारी अखबारों में पढ़ते रहोगे, हम वो भी करेंगे, इजी है वो। पर डिफेंस के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है इंडिया यूएसए के कॉपरेशन में, उसमें से कुछ चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है कि एक चीज़ जो मैं आपको अदरवाइज बता रहा हूँ आज के लेक्चर में ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बैकग्राउंड कि कितना दिख रहा है, छोटा है फॉन्ट, बड़ा है फॉन्ट, ज़्यादा लिखा है कम लिखा है, इसकी टेंशन मत लो। बस आज आप सुनो कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, समझना ज़रूरी है आज का लेक्चर। पहली चीज़ जैसे एजुकेशन लगा लो। आपको याद है मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का वन ऑफ द पिलर्स इज एजुकेशन नाउ। तो उसमें क्या होता है, नेहरू जी के नाम पे और उनके एक लीडर के नाम पे एक स्कॉलरशिप हमने चला रखी है इंडिया यूएस की, और इंक्रीजिंगली उनके इंस्टीट्यूशंस और हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। सिविल जिसको बोलते हैं ना कि सिविल सोसाइटी की एसोसिएशन बढ़ना, जैसे कि लेट्स टेक आईवी लीग के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएसए में, और इंडिया की जो आईआईटीज़ हैं या आईआईएम्स हैं, वो कई प्रोग्राम साथ में चलाते हैं। इस तरह की एसोसिएशन बढ़ रही है। लेकिन हमारा एक कंसर्न क्या है, ये सिर्फ यूएसए के लिए ट्रू नहीं है, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द यूरोपियन नेशंस एज वेल, दैट दे डोंट रिकॉग्नाइज इंडियन एजुकेशन एज सच। यू गो टू एन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड आप वहाँ से फिर डिग्री करते हो। वंस यू गो टू यूएसए, दे मे कंसिडर योर क्रेडिट्स एंड मे गिव यू एडमिशन इन द राइट ईयर, दे मे नॉट एंड मे आस्क यू टू ज्वाइन एट 1 ईयर जूनियर टू योर एक्चुअल एंटाइटलमेंट। मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पटियाला टेक्निकल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी PTU, ठीक, PTU से आपने डिप्लोमा किया 2-3 साल का, और फिर आप जब यूएसए गए डिग्री करने डिप्लोमा के बाद, तो उन्होंने आपसे पहले डिप्लोमा का ही 1 साल दोबारा करवाया। सो दिस इज़ नॉट ओके। सिमिलरली जॉब मार्केट में भी इंडिया की एजुकेशन जो है वो एज सच एक्सेप्ट नहीं की जाती, और फिर आपको वहाँ पर जाकर कोई स्पेशल कोर्स साथ में करना पड़ता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कंसर्न्स दैट वी एक्सपेक्ट कि यूएसए और इंडिया के बीच में एजुकेशन को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि इंडियन एजुकेशन इज़ एज गुड एज द अमेरिकन वन। ऑफ कोर्स इट इज़, ठीक है, इनफैक्ट इट इज़ बेटर, ठीक, क्लियर। तो नंबर 1 इशू ये है। अब हम इशू करते हैं जो बायलैटरल हमारे मेन इशू हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला बायलैटरल इशू वो है IPR से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये होता क्या है, आपके पास में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आपका लैंड, आपकी कार, आपका घर, आपका सोना, ये सब फिजिकल एसेट है आपके। अगर कोई इसको चुरा ले तो आप कोर्ट में जाओगे कि ये मेरा एसेट था, मैंने मेहनत करके कमाया था, इसने चुरा लिया, ठीक। लेकिन आपकी और भी तो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लेट्स टेक, आपने कोई डिज़ाइन सोचा और उस डिज़ाइन को आपने ड्रॉ किया, इतनी मेहनत लगाई घंटों घंटों बना के, और फिर उसके बाद वो कोई उस डिज़ाइन को कॉपी कर ले, ठीक। अब सारी मेहनत तो डिज़ाइनिंग की ही थी ना। सिमिलरली आपके लेट्स टेक, आपने कोई बुक लिखी, आपने कोई पोइट्री लिखी, दूसरा पर्सन उसको कॉपी करके अपने नाम से लिख दे, तो वो आपकी सारी मेहनत थी। सिमिलरली लेट्स टेक, इतने सालों की, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की मेहनत के बाद में किसी एरिया की कोई स्पेशलाइजेशन बनती है, जैसे कि स्विस वॉच हो गई, ठीक, या फिर कोई लगा लो आप
बासमती राइस हो गए, एक तरीके से आपको बनाने आए, उसमें स्पेशल महक आ रही है, स्विस की घड़ियों में स्पेशल कुछ होगा भाई वहाँ की। सिमिलरली पंजाब की फुलकारी, एक पंजाब के पटियाला में, सिमिलरली चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ीज़, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक आर्ट फॉर्म है जो चली आ रही है। अब मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे करनाल में साड़ियाँ बनानी शुरू कर दूँ, बोल दूँ कि चंदेरी साड़ी है, तो जो मध्य प्रदेश का चंदेरी है उनकी एक आर्ट फॉर्म है, वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर मेरे को साड़ियाँ बेचनी हैं, ठीक है, अगर मेरे को वॉच बेचनी है, अगर मुझे जुत्ती बेचनी है, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जितने भी सारे होते हैं, तो मैं वैसे बेच सकता हूँ, पर आई कैन नॉट यूज़ समबडीज़ नेम कि ये चंदेरी की साड़ी है, ये स्विस वॉच है, एंड सिमिलरली जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब तो इस तरह से इस चीज़ को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, एक ज्योग्राफी को जो इंडिकेट कर रहा है पर्टिकुलर एरिया को। तो सिमिलरली पेटेंट्स होते हैं, पैटेंट्स क्या होते हैं कि आपने कोई डिज़ाइन इन्वेंट किया और आपने सरकार को लिख के दिया कि मेरा डिज़ाइन है, और फिर कोई दूसरा कंपनी जो है वो उस डिज़ाइन को कॉपी कर ले। आपके लोगोस, मान लो कि एक कोई लोगो है वो नाइकी कंपनी का इस तरह से, अब मैंने क्या किया, शूज़ बनाए और उसके ऊपर ये लोगो लगाना शुरू कर दिया, नाइकी लिखना शुरू कर दिया। अब लोगों को लग रहा है वाह यार, वही चीज़ जो है 200 रुपये में मिले तो कोई क्यों ना ले, लेकिन नाइकी वालों को लगेगा कि यार ये हमने इसकी एडवर्टाइजमेंट की है, मार्केटिंग की है, ब्रांड बनाया है, मेहनत की है, आपने धड़ाधड़ ये जूते बना के कॉपी करके देने शुरू कर दिए। तो ऑल दीज थिंग्स दे आर नोन एज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने एक बार एक बुक पढ़ी थी, बहुत छोटे होते, 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। मैंने एक बार एक बुक पढ़ी थी, रिचर्ड ब्रैंसन ने लिखी हुई है वो किताब, जस्ट डू इट करके ना, ऐसे करके किताब है। उसमें रिचर्ड ब्रैंसन, जिनके वो वर्जिन अटलांटिक, वर्जिन एयरलाइंस, वो वाली सारी जो कंपनीज़ हैं यूके के हैं, तो उन्होंने लिखा है कुछ ऐसे डिस्कशन करते करते किस्सा बता रहे थे कि नाइकी का जो वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट गाइज वो चाइना में घूम रहे थे, लेट 90s की बात है, लेट 90s अर्ली 2000s की। तो चाइना में घूम रहे थे, तो उन्होंने पीछे कॉल किया होगा यूएसए में, और वो बोलते कि यार मेरे को ना आई वांट टू मीट द गाय जो हमारे ना घड़ियाँ डिज़ाइन करते हैं, जो हमारी स्पोर्ट्स वॉच है उसको डिज़ाइन करता है, और समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, कहते कि यार बहुत अच्छे डिज़ाइन की हुई हैं, ठीक है ना, रियली लाइक द डिज़ाइंस। तो फिर उनको पता लगा कि यार वो तो नाइकी तो अभी घड़ियों पे बनाता ही नहीं है, मतलब चाइना में किसी ने वो घड़ियाँ ली, उसके ऊपर नाइकी का वो लगाया और बेचना शुरू कर दिया कि ये लो भाई नाइकी की घड़ियाँ, तो उनका ब्रांड किसी और ने उसको मिसयूज़ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर आती हैं। इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप्स के बारे में ये बोला जाता है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप हाईजैक हुए हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स की वजह से। ये क्या बोला मैंने, देखो भाई, अब आपको ये तो पता लग गया पेटेंट क्या होता है, किसी का डिज़ाइन, ठीक है, फिर उसके बाद में कोई कॉपीराइट लगा लो, मैंने कोई किताब लिखी, आप उसको ऐसे रीप्रिंट नहीं कर सकते अपने नाम से, मेरे को क्रेडिट देना पड़ेगा। मैंने कोई गाना लिखा है, आप रीप्रिंट नहीं, अरे ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने लिखा था ये। 3 इडियट्स मूवी के टाइम पे चेतन भगत का चला था ना केस, वो बोल रहा है भाई मेरी किताब है, इन्होंने कहीं पे क्रेडिट भी नहीं दिया। इसी तरह से चलता रहता है। हमारे कंट्री के म्यूजिशियंस भी बहुत सारे इंस्पायर्ड रहते हैं फॉरेन म्यूजिशियन से। तो इसी तरह से आपके फॉर्मूलाज भी होते हैं कि मैंने कोई दवाई इन्वेंट की है, मेरे को पता है कोरोनिल मैंने बनाई है, अब कल को मान लो मैं क्या काम करूं, मैं भी कोरोनिल के नाम से एक दवाई बेचनी शुरू कर दूं, तो फिर बाबा रामदेव जी बोलेंगे ना कि ये तो मेरी इन्वेंशन है, मैं 5 साल से लगा हुआ था इस चीज़ पे, ठीक। तो हैविंग सेड दैट, अब फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें जो इंडिया और यूएसए को के बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स। वाई? अब ना आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ करनी है। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ऐसे तो किसी एक कंट्री की चीज़ें दूसरी कंट्री में चोरी होती रहेंगी, तो सारी कंट्रीज C1 C2 करते 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 CN, जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनके अंदर कोई लॉ बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेटेंट एक्ट, जो उस कंट्री में डिज़ाइंस की ओरिजिनलिटी की रिस्पेक्ट की जाए, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। तो इस कंट्री का पर्सन A पर्सन 2 को अगर
केस करना चाहता है कि मेरा डिज़ाइन इसने चुराया है, तो भी ये एक्ट लगेगा। अगर इस कंट्री के किसी पर्सन पे कोई दूसरी कंट्री का पर्सन केस करना चाहता है कि तो हम यूएसए की कोई कंपनी बोलना चाहती है कि हमारा डिज़ाइन था, इन्होंने कॉपी कर लिया, तो भी एक्ट लगेगा। सिमिलरली दूसरी कंट्री में, सिमिलरली तीसरी कंट्री में, सब कंट्रीज़ में एक एक्ट है। अब होना क्या चाहिए, एक इंटरनेशनल रिजीम ये बोलती है कि ये वाला जो एक्ट है ना सब कंट्रीज़ का, ये तकरीबन ऐसा होना चाहिए एक जैसा, ताकि सब कंट्री के पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन को बचाने वाले लॉज एक दूसरे की कंट्री में, जब मतलब आप यहाँ के लॉ यहाँ तो अप्लाई कर नहीं सकते, यहाँ का लॉ यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते, हर कंट्री का अपना लॉ है। लेकिन अगर मैं लॉ ही ऐसे बना दूँ सब कंट्रीज़ में, जिससे किसी एक कंट्री का लॉ किसी दूसरे कंट्री के लॉ से ज़्यादा डिफरेंट ना हो, और हर कंट्री को फिर ये कॉन्फिडेंस रहे कि मेरी कंट्री की जो कॉपीराइट्स हैं वो दूसरी कंट्री में मिसयूज़ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका लॉ भी उतना ही स्ट्रांग है जितना हमारा है। तो इससे क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड में कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंडस्ट्रीज़ में आपस में। ठीक, अब आती है साहब इंडिया की बात। तो इसी तरह से इंडिया में भी लॉ है। इंडिया में जो लॉ है उसके 2-3 एक्ट सेक्शंस हैं जिससे यूएसए को ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसमें से ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं आपको कराऊंगा मैं आपको बताता जाऊंगा, पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लेना कितने सवाल आए हुए हैं। पहला तो यही एवरग्रीनिंग क्या होता है। तो एक जो प्रॉब्लम है यूएसए को वो है सेक्शन 3 से, जिसको हम बोलते हैं एवरग्रीनिंग। व्हाट इज़ एवरग्रीनिंग? मान लो मैंने आज एक काम किया, मैंने एक मेडिसिन बनाई, वो मेडिसिन बनाई मैंने किसी भी दवाई, किसी भी बीमारी के लिए, लेट्स से कॉमन कफ एंड कोल्ड के लिए बना दी। ठीक, अब क्या होता है, ये मैंने इन्वेंट किया ये फॉर्मूला कि कैसे ठीक किया जाएगा कॉमन कोल्ड एंड कफ। मेरे को लेट्स टेक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 5 इयर्स के लिए लाइसेंस मिल गया कि ये दवाई बस मैं ही बना सकता हूँ और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि मेरी इन्वेंशन है। हाँ, कोई दूसरा फार्मूला इन्वेंट करके कफ को ठीक करने का, कोल्ड को ठीक करने का कोई फार्मूला बनाना चाहता है तो बना ले, बट वो फार्मूला मेरा डिज़ाइन नहीं होगा, क्योंकि ये तो मैंने इन्वेंट किया है, इसको कॉपी नहीं कर सकता कोई। तो बिल्कुल ठीक है। अब मैंने 20 साल रिसर्च की थी, ये दवाई बनाई, 5 साल सिर्फ मेरे पास मार्केट का शेयर था, मैंने अपने पैसे भी पूरे कर लिए और मैंने और इतने पैसे कमा लिए ताकि मैं और इस तरह की रिसर्च कर सकूं। लेकिन अब साहब क्या हो गया, मान लो यहाँ पे 4-4.5 साल हो गए मेरे, और मुझे लगता है कि और 6 महीने में तो मेरा ये जो एक्सक्लूसिव एंटाइटलमेंट है कि बस मैं ही ये बना सकता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगी और भी कंपनीज बनाना शुरू कर देंगी। फिर जब मार्केट में 20 प्लेयर्स आ गए, फिर तो मेरे को रेट भी कम करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, एक काम किया, पहले मेरी दवाई का नाम था कोल्डारिन, जो कफ एंड कोल्ड को ठीक करती थी। अब मैंने बना दी कोल्डारिन प्लस 500, जो मैंने बोला कि पहले थोड़े बुखार को ठीक करती थी, अब और स्ट्रॉन्ग बुखार को ठीक कर देगी ये दवाई, और ज़्यादा कोल्ड को ठीक कर देगी। अब 5 साल के लिए मैंने दोबारा पेटेंट ले लिया, 5 साल फिर नहीं कोई इस फार्मूला के ऊपर काम कर सकता, फिर नहीं कर सकता। इंटरनेशनली बहुत कंट्रीज़ ये अलाउ करती हैं ऐसा करना, और यूएसए भी यही बोलता है कि इंडिया को भी अलाउ करना चाहिए। हमारी कंट्री में ये बोलते हैं कि यार इस चीज़ को बोलते हैं, इसी पेटेंट को बार बार पास कराई जाना, थोड़ा सा चेंज करके दोबारा पास करा देना, ताकि आपकी प्रोडक्ट को कोई कॉपी ना कर सके और मार्केट में आपकी मोनोपोली बनी रहे। इस चीज़ को हम बोल रहे हैं एवरग्रीनिंग। मैंने आपको थोड़ा नेगेटिवली बता दिया, अदरवाइज़ कई बार सच में भी ऐसा होता है कि कोई कंपनी जो है, मतलब मेरी इंटेंशन नहीं थी, सच में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी जो है वो एक फार्मूला बनाती है किसी चीज़ का, लेकिन सच में फिर वो और रिसर्च करके एक फार्मूला लेके आती है F2, जो सच में पुराने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बट ये है कि नहीं है, इस चीज़ की चेकिंग तो होनी चाहिए कि F2 जो न्यू फार्मूला है सेम ही चीज़ का वो बेटर है पुराने वाले से कि नहीं। इसके लिए इंडिया क्या बोलता है, कहते हैं कि यार हम ये वाला पेटेंट को रिन्यू तभी करेंगे जब इंक्रीज इन एफिशिएंसी हो, ये हमें प्रूव किया जाए कि सच में बस आपने थोड़ा बहुत फार्मूला चेंज करके 5 साल के लिए और मार्केट मोनोपोली बनाने के लिए नहीं किया, ऐसा सच में इंक्रीज इन एफिशिएंसी है। यूएसए बोलता है यार एफिशिएंसी तो एक वेग कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कोई चीज़ आपको एफिशिएंट नहीं लग रही, हमें लग रही है कि हाँ यार
ठीक, क्लियर। तो इस चीज़ को बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था, एवरग्रीनिंग वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WTO वहाँ पे ऑप्शन थी जिसको हम देखेंगे, और यहाँ पे आपको पता लग गया होता क्या है। दूसरी चीज़ जो आपको आ सकती है पेपर में वो है सेक्शन 84 या फिर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। याद रहेगा कंपल्सरी, आप पूछते हो जैसे आजकल सर CSAT कंपल्सरी है, वो वाला, ठीक। कंपल्सरी लाइसेंसिंग, इसका क्या मतलब है? बेसिकली हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि मान लो भाई 5 साल पूरे भी नहीं हुए, एक USA की कंपनी थी, उसने कोई दवाई इन्वेंट की, वो इंडिया में बिकती है, ठीक, और उसका पेटेंट भी है, उसी की दवाई है। इंडिया ये नहीं बोल रहा कि नहीं भी 5 साल पूरे हो गए और तेरे को अब तो सब लोगों के साथ में ये फॉर्मूला शेयर होगा। अब क्या होगा, लेकिन फिर भी इंडिया की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर सकती है कि बोले ये USA की कंपनी या स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, इसका फॉर्मूला है, लो भाई इंडियन कंपनीज जो हैं जैसे कि रेनबैक्सी या फिर सिप्ला, ग्लेक्सोस्मिथलाइन, सूर्या फार्मास्यूटिकल, सन फार्मास्यूटिकल, ये सारी कंपनीज को बोल सकती है कि लो बेटा तुम भी बना लो ये दवाई, इसका लाइसेंस लो, इसका डिज़ाइन उठाओ और तुम सब भी बना लो। किन कंडीशंस में? 3 कंडीशंस यूजुअली मेन होती हैं। पहली कंडीशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। मान लो कोई आई फ्लू की दवाई है जिसका किसी कंपनी के पास पेटेंट है, ठीक, किसी कंपनी के पास पेटेंट है और लेकिन आई फ्लू फैल गया इंडिया में पूरा। अब मान लिया भाई तुम्हारे पास पेटेंट है, लेकिन 3 करोड़ लोगों को आई फ्लू हुआ है और तुम बना के जोर लगा के भी तुम 2 लाख लोगों से ज़्यादा की दवाई नहीं बना सकते, तो बनाने दो सिप्ला को, लोगों को तो बचाना है ना एट द एंड ऑफ द डे। पेटेंट रूल है इंडस्ट्री को बचाने के लिए, डिज़ाइन को, इनोवेशन को बचाने के लिए, लेकिन इसके लिए आप ये थोड़ी करोगे कि आप रियल लाइफ क्राइसिस को ही ओवरलुक कर दोगे। ऐसा बोल के इंडिया बोलता है कि अगर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ है, आम जनता की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, हम बोल भी सकते हैं कि भाई अभी कोई तरह लाइसेंस नहीं है, चलो सब लोग बनाओ। दूसरी चीज़, अगर मान लो ऐसा हो कि दवाई बहुत ओवर प्राइस्ड है, कैंसर की दवाई है कोई, वो मान लो 3 लाख रुपए महीना की उसकी डोज है, बंदे को लग रहा है इससे अच्छा तो मैं कैंसर से ही मर जाऊं, कम से कम जो पीछे बच जाएंगे उनके पास खाने की रोटी तो रहेगी, ऐसे तो सभी मर जाएंगे, इतनी महंगी दवाइयाँ। तो उस केस में भी सरकार बोल देती है कि यार तुम तो बना रहे हो, तुम ले रहे हो 3 लाख रुपए महीना, और तुम इतना क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम लोगों ने 20 साल रिसर्च की थी, जो तुम क्लेम कर रहे हो 20 साल रिसर्च की थी, तुम्हारे सैकड़ों करोड़ों रुपए लग गए, हंड्रेड्स ऑफ करोड़। ये ना, इसको भी आपको समझना है कि सच में भी इंडस्ट्री जो है उनके बहुत पैसे लगते भी हैं। इनोवेशन, इन्वेंशन, ये सारी चीज़ें दे आर नॉट ईजी। आप खुद सोचो कि लेट्स से एक साइंटिस्ट को एनुअली मान लो स्विट्ज़रलैंड में दे रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए, ठीक, और ऐसी उन्होंने 100 साइंटिस्ट की एक टीम बना रखी है, 100 करोड़ रुपए वो 1 साल का दे रहे हैं, 20 साल हो गए एक चीज़ की इन्वेंशन करते हुए, तो 2000 करोड़ तो यही हो गए, ठीक, प्लस उसके बाद सैकड़ों करोड़ों की उनकी आती है मशीन्स एंड सो ऑन। तो उन्होंने, और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या पता 20 साल बाद दवाई बनती ना बनती, जैसे HIV है अभी लगे हुए हैं, कैंसर है अभी लगे हुए हैं, नहीं बन रही दवाई, लेकिन जो कंपनी इसकी रिसर्च कर रही है कैंसर की मेडिसिन या HIV की या इवन कोरोना की फॉर दैट मैटर, वो लोगों को सैलरीज तो दे ही रही है, बिजली पानी का खर्चा तो उसका होगा ही, मशीनरी भी खरीदी रही होगी करोड़ों रुपए की, तो उनको लगता है कि हमारा इतना खर्चा हो गया था, लेकिन अब हमने इन्वेंशन कर ली है, अब हम इसको भी पूरा करेंगे, प्लस इनटू टाइम्स एंड टाइम्स प्रॉफिट भी कमाएंगे, क्योंकि हमने तो 25 साल के प्रॉफिट कमाना है। तो दवाइयाँ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड। अब उस केस में एक आम इंडियन अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उस केस में सरकार बोलती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंडर हम इस ओवर प्राइस दवाई को कम वो कर देंगे, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंडर दूसरी कंपनीज को बोलेंगे तुम भी बना लो। अब जब किसी ने 20-50 साल लगा के कुछ इन्वेंट कर ही लिया,
उसने बनाना शुरू कर ही दिया। अब तो मेरे को सिर्फ बनानी है ना। जैसे इंडिया में ये है, हमारे चंडीगढ़ के पास हिमाचल में एक एरिया आता है बद्दी, यहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, अहमदनगर में दवाइयाँ बनती हैं, सांगली में बनती हैं, बड़े सारे दवाइयों के सेंटर्स हैं इंडिया में। वहाँ पे जब आपने सोच ही लिया, मतलब आपको जब फॉर्मूला सब कुछ पता ही है, तो वही दवाई जो 3 लाख रुपए महीने की बनती है, इंडियन कंपनीज फिर बाद में उसको 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना में प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि अब तो बस आपको मैन्युफैक्चरिंग ही करनी है। नाउ दूसरी सिचुएशन ये है। तीसरी सिचुएशन क्या है? इन केस पेटेंटेड मेडिसिन इज नॉट kind of launched in India, that it has not been introduced on the commercial scale। हिंदुस्तान में उस कंपनी ने कमर्शियल लेवल पे वो दवाई उतारी ही नहीं है। स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, और उसने दवाई वो उतारी नहीं। तो इस कंडीशन में सरकार दोबारा बोल सकती है कि फॉर्मूला उठाओ, सिप्ला, रेनबेक्सिस एंड सूर्या एंड सन फार्मास्यूटिकल, बेटा तुम बनाओ। अब यूएसए को होती है इन बातों से प्रॉब्लम। वो बोलता है कि भाई पहली बात सुनो, पहले तो एवरग्रीनिंग जैसी कोई चीज़, ये जो आप एवरग्रीनिंग बोल के इसको रोक देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लोग लगे हुए हैं, एफिकेसी बड़ा है, वे कॉन्सेप्ट, दवाई पुराने वाली से बेटर होती है। दूसरी चीज़ यार, अपनी तुम कंट्री की ना वो बढ़ाओ, लोग, अब सरकार लोगों को वो करे, पैसे दे कि यार 3 लाख रुपए की दवाई आती है, हमें तेरी चिंता है, कोई बात नहीं, तू बैठ यहाँ पे, सरकार उस कंपनी को पे करेगी और तेरे को दवाई मिलेगी। आपको लोगों की चिंता है तो आप उस यूएसए की कंपनी पे क्यों डाल रहे हो? स्विट्जरलैंड की कंपनी पे क्यों डाल रहे हो? आप दो अपने पैसों से, अगर आपको लोगों की इतनी टेंशन है। इस तरह की बातें बड़ी सारी यूएसए और यूरोपियन कंपनीज बोलती हैं। अब इसी में एक केस स्टडी छोटी सी मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। वो क्या है, कुछ साल पहले एक कंपनी थी जिसका नाम था बेयर, मतलब आज भी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बेयर, BAYER। उसकी एक दवाई थी जो सोरानिफ बी करके उसका नाम था, SORAFNIB, ठीक है। ल्यूकेमिया की आई थिंक दवाई थी, स्किन कैंसर टाइप चीज़ों की दवाई थी। वो दवाई जो थी उसका रेट होता था 2,80,000 पर मंथ, और हैदराबाद की कंपनी थी नेटको, वो यही दवाई बनाने लग गई और ये दवाई का रेट हो गया 8,800 रुपये। कहाँ 2,80,000, कहाँ 8,800 रुपये। तो बेयर ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमारी दवाई है और ये जेनेरिक ड्रग जो है ना, ये उतना स्ट्रिक्ट मेडिसिन को बनाने का वो यूज़ कर रहे हैं जो प्रोसीजर होता है, और हमारा डिज़ाइन भी चोरी हो गया है, तो ये तो सिस्टम सही नहीं है। पर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने नेटको की फेवर में वर्डिक्ट दी, बेयर के खिलाफ वर्डिक्ट दी कि नहीं भाई नहीं, इतनी महंगी दवाई कौन लेगा इंडिया में। इस वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब इसमें ना एक चीज़ और जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, यूजुअली मतलब यूएसए की कंपनीज का ये एक ग्रीवेंस रहता है, वो बोलते हैं कि यार ये देखो भाई, ये यूएसए है, यहाँ पे कोई इन्वेंशन हुई और ये हम इंडियन मार्केट में, मान लो हमने मलेरिया की दवाई बेचनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे हम एक दवाई बेच रहे थे, उसको आपने कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंडर बोल दिया कि नहीं भी हमारी लोकल इंडियन कंपनी भी बनाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं ये अब इंडियन मार्केट तो गई हमारे हाथ से, हमारा 3 लाख रुपए का जो प्रोडक्ट है, और वही चीज़ अगर कोई दूसरा बंदा 800 रुपये में दे रहा है, और ओवर द काउंटर केमिस्ट के पास जाओ तो बोले जी यही दवाई है, सेम ही है, बस ये ब्रांड है, ये जेनेरिक है, ये आम आदमी ने बनाई है, ये खास आदमी ने बनाई है, तो बंदा यही लेगा। कहता ये तो है ही है प्रॉब्लम। एक दूसरी चीज़ है, अफ्रीका इतनी बड़ी मार्केट है, अब जब ये बंदे 800 रुपये की दवाई बना लेते हैं तो ये अफ्रीका में भी बेचते हैं। इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा है अफ्रीका में। नाउ बिकॉज ऑफ दिस थिंग अफ्रीका में भी ये जाता है, तो नॉट ओनली इंडियन मार्केट हमारे हाथ से जाती है, यूएसए को लगता है कि अफ्रीकन मार्केट भी हमारे हाथ से जाती है। इसलिए अगर तुम्हें कंपल्सरी लाइसेंसिंग करनी है तो उसके अंदर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लेके आओ। एसेंशियली ये वाली कि यार एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अफ्रीका बीच में आ जाता है। अफ्रीका बोलता है यार देखो भी, तुम्हें डिज़ाइनिंग करनी आती है, इन्वेंशन करनी आती है, समझ आ गया। इंडिया के पास
कम से कम बद्दी जैसी जगहें हैं, मुंबई जैसी जगहें हैं, सांगली जैसी, या इतना बड़ा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सिटीज़ तो हैं, सेंटर्स तो हैं, हमारे पास वो नहीं है। तुम इंडिया को बंद कर दो, हमारे पास खुद हम बना नहीं सकते, उतनी अभी डेवलपमेंट ये फार्मा इंडस्ट्री की नहीं हुई, तो हम तो बस फिर तुम्हारे डिपेंडेंट हो गए। अगर वो नहीं ले सकते 3 लाख की दवाई, तो हम कौन सा ले सकते हैं। सो इस वजह से आपने देखा होगा जो इंडिया की कंपनीज़ हैं, फार्मा कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं, सन फार्मा है ना, सूर्या फार्मा जैसी कंपनीज, वो कितना राइज की हुई हैं। दिलीप सिंघवी ऐसे वाले नाम आपने सुने हो शायद न्यूज़पेपर्स में। तो वो क्या है, अफ्रीकन मार्केट, इंडियन मार्केट, यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम रहती है यूएसए की। अब यूएसए में एक चीज़ और अदरवाइज बता रहा हूँ, नॉट आपके काम की है, ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वहाँ पे भी डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, जैसे अपने यहाँ पे है बीजेपी एंड बीजेपी, ठीक है, बीजेपी एंड कांग्रेस है, तो ऐसे डेमोक्रेट्स जो हैं यहाँ पे इनकी फार्मा जो इंडस्ट्री है यूएसए की, इसकी उनकी डेमोक्रेट्स बहुत सुनते हैं, जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री की रिपब्लिकन्स बहुत सुनते हैं, ऐसा माना जाता है। नॉट लाइक नेसेसरली ट्रू, नॉट लाइक इट्स इंपॉर्टेंट। तो खैर पॉइंट क्या है कि इस वजह से हमारे उनके होते हैं प्रॉब्लम्स। अब आपको समझ आ गया आईपीआर इशू में मेन एग्जामिनर आपसे क्या ढूंढ रहा होगा, आंसर्स, एवरग्रीनिंग रिलेटेड इश्यूज, कंपल्सरी लाइसेंसिंग रिलेटेड इशू। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी रिसेंटली पूछा था, एक ना रिपोर्ट आती है, ठीक, यूएसटीआर रिपोर्ट कौन निकालता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, वो निकालता है रिपोर्ट। यूएसए कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए थे, तो यूनाइटेड स्टेट्स निकालता है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस निकालता है एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या बोलती है, ये बोलते हैं कि यार ये तो भाई बड़ा काम खराब है अदरवाइज इंडिया में। तो इन्होंने ना लिस्टिंग करते हैं ये देशों की, कि आओ हम देखते हैं कौन सी कंट्री में आईपीआर की रिस्पेक्ट होती है सबसे ज़्यादा। लेट्स टेक ऑन अ स्केल ऑफ, मैं इसे बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 0 to 10, कौन सी कंट्री में आईपीआर की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, कौन सी कंट्री में आईपीआर की रिस्पेक्ट कम होती है। उसी हिसाब से फिर हम अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किया करेंगे, और उसी हिसाब से हम कंट्रीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया करेंगे कि नहीं भाई नहीं, तुम्हारी कंट्री में नहीं हम दे रहे, तुम तो चोरी कर लेते हो। खैर इन्होंने इस हिसाब से रैंकिंग की होती है। फॉर एग्जांपल यूके है, नीदरलैंड्स है, ये वाली कंट्रीज़ काफ़ी ऊपर रहती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। यहाँ पे कौन सी कंट्रीज़ रहती हैं, तो 3 कैटेगरीज जो हैं विद रिस्पेक्ट टू वायलेशन, मतलब जो नीचे वाले हैं वायलेशन वाले, उनमें 3 कैटेगरीज बनाई हैं। पहली इन्होंने बनाई हुई है वॉच लिस्ट कंट्रीज, वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट कंट्री कौन सी है, जो यहाँ पे आ रही है, लेट्स से अगर सिर्फ समझाने के लिए है कि जो आ रही है इधर 0 to 10 के स्केल पे आ रही है 3 पे 4 पे, कि यार इसका ध्यान रखो, ये इसकी आजकल हरकतें ठीक नहीं है। इसके नीचे आ रही हैं, इसके नीचे आ रही हैं वायलेटर, जो होते हैं प्रायोरिटी वॉच। तो सबसे पहले वॉच, सब पहले आ गया वॉच, उसके भी नीचे के भाई इससे भी परे हैं प्रायोरिटी वॉच कंट्रीज, जिसमें आता है इंडिया, चाइना, इनको डाल देते हैं ये। इसका जो लेटेस्ट रिपोर्ट में भी क्या हुआ है वो मैं एक बार आपको चेक करके कल अपडेट कर दूंगा, हर साल ही आती है रिपोर्ट, ठीक। तो इसमें हो गया इंडिया, चाइना। फिर आता है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, सबसे ऊपर जो वर्स्ट वायलेटर है, इन्होंने वेनेजुएला को डाला हुआ था। तो इस तरह से इन्होंने एक रिपोर्ट निकालते हैं, क्लियर। तो अब वो रिपोर्ट निकाल के इंडिया जितना पीछे होता है, कोई भी कंट्री जो यूएसए की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की रिपोर्ट में नीचे आ रही है, इससे आप क्या कंक्लूड करोगे कि यूएसए को लगता है कि इस कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इनके लॉज अच्छे नहीं हैं। अब अगर उसको ऐसा लगता है तो पूरी दुनिया यूएसए को सीरियसली लेती है, तो क्या होगा, आपकी कंट्री में फॉरेन कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम आती है, कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज कम लॉन्च करती हैं। अभी आपने रिसेंटली, आई डोंट नो सुना नहीं सुना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉपीराइट केस था अभी, जो ये पब्लिकेशंस हैं, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, पियर्सन पब्लिकेशन, आई थिंक, जो भी फॉरेन पब्लिकेशंस हैं। अब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे, जो कि मैं करूँगा भी,
अगर मैं यहाँ पे पियर्सन की कोई किताब खोल लूँ अपने पीछे, या ऑक्सफोर्ड की कोई किताब खोलूँ और आपको पढ़ाने लग जाऊँ, तो ऑक्सफोर्ड वाले खुद ही आपको ना हमें एज टीचर्स यूज़र ने पासवर्ड दे देते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक काम करूँ कि मैं ऑक्सफोर्ड की किताब उठाऊँ, उसको करूँ फोटोकॉपी और आप सबको देना शुरू कर दूँ, फोटोकॉपीज नॉट द ओरिजिनल, देन दैट इज़ नॉट अलाउड। ये बोला जाता है कि आप टीचिंग पर्पस के लिए कॉपी कर सकते हो। मैं उस किताब को खोल के उसमें से आपको एज इट इज़ पैराग्राफ्स भी लिखा सकता हूँ। आप सबको बोलूँ अपने पेन पेपर निकालो और मैं बोल रहा हूँ और ये वाली लाइन लिख लो, ये वाली लाइन लिख लो, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो मैं कर सकता हूँ, पर मैं फोटोकॉपीज करवा के नहीं आपको दे सकता। ऐसा एक रिजीम चला रहा था। अब लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में केस आया, जहाँ पे आप अगर आप में से कोई पढ़ते होंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में मैक्सिमम में ये है, वहाँ पे बस केस आ गया, बाकी जगह केस नहीं हुए। यूनिवर्सिटीज़ में फ़ोटोकॉपीज़ मिल रही होती हैं धड़ाधड़। अब उनके ना इतने ज़्यादा महंगे कोर्सेज़ हैं, जो वो 3 ईयर के ग्रेजुएशन के, 4 ईयर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बंडल्स ऑफ कोर्सेज़ बनाते हैं ऑक्सफोर्ड वाले। वो फोटोकॉपी करके आप अगर बेच रहे हो तो उनकी सेल्स बंद होती हैं। उन्होंने केस किया, जज साहब कहते यार जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं अपने दोस्त की किताब लेता था और जो मुझे काम का लगता था मैं कॉपी कर लेता था। अब फोटोकॉपीज आ गई हैं तो तुम्हारी कोई किताब फोटोकॉपी कर रहा था वो फोटोकॉपी कर ले, इसमें क्या मुद्दा है? वो बोलते होंगे ऑक्सफोर्ड वाले कि ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। अब लेकिन इससे इंडिया की इमेज खराब होती है कि यहाँ पे लेटेस्ट जो लेट्स से ऑक्सफोर्ड ने कुछ लेटेस्ट डेटा के साथ में लेटेस्ट स्टडीज़ प्रिंट करनी है, वो इंडिया में नहीं आएंगी, एक्सेस नहीं मिलता है, इस तरह से प्रॉब्लम होती है। बट ये भी सच्ची बात है कि एक आम एवरेज इंडियन स्टूडेंट लाखों की किताबें कैसे अफोर्ड कर लेगा। अभी मैं देख रहा था एक फॉरेन पॉलिसी की किताब, बिल्कुल उस किताब का रेट लिखा 45,000 रुपये, तो मुझे लगा कि यार ये काफ़ी महंगी है फॉर एन एवरेज स्टूडेंट टू अफोर्ड। ठीक, खैर, तो आपको आई होप समझ आया आईपीआर इशू समझ आ गया। इंडिया यूएसए में इंडिपेंडेंटली 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बच्चे सारा साल इंडिया यूएसए करते रह जाएंगे, उन्होंने सिर्फ आईपीआर में पूछ लेना है। पहला टॉपिक ये था। लेट्स मूव ऑन टू दूसरा टॉपिक। वो क्या है? टोटलाइजेशन इशू। ये इशू भी मैक्सिमम लोगों को ना पता होता ना करते। होता क्या है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं ना इंग्लैंड में जॉब करता था, तो जब आप जॉब करते हो वहाँ पे उन कंट्रीज़ में, यूएसए में, इंग्लैंड में, तो आपको ना एक नंबर असाइन होता है, उसको आप सोशल सिक्योरिटी नंबर भी बोल सकते हो, आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कंट्री में हो। अब लेट्स से आपको 100 रुपीज़ आपकी सैलरी मिलती है, वीकली या मंथली जो भी, इसमें से 5 रुपये लेट्स कॉल इट सोशल सिक्योरिटी नंबर, 5 रुपये आपके कट जाते हैं। ये आपके सोशल सिक्योरिटी के कटे, आपके पास रह गए 95। इन 95 के ऊपर आप जनरल टैक्स पे करते हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस कंट्री में हो, वहाँ पे इनकम टैक्स कितना है। जैसे फ्रांस में थोड़ा ज़्यादा है, इंग्लैंड में थोड़ा सा कम है, उससे फिर भी ज़्यादा है, यूएसए में उससे थोड़ा कम है, ऐसे फिर आप इसके ऊपर टैक्स पे करते हो। अब ये तो है आपका टैक्स। टैक्स क्या होता है आपको इकोनॉमी वाले सर बताएंगे कि मनी दैट यू पे टू द गवर्नमेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्विड प्रो क्यो। सरकार आपका बदले में भला कर रही है नहीं कर रही है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, टैक्स सरकार लेती होती है। ठीक, तो ये तो ले गई सरकार। लेकिन ये क्या है, ये जो पैसा है ना, ये सरकार देती है कि लेती है मुझसे कि भाई ये मुझे तो पैसे दे दे, उसके बाद अभी तू बूढ़ा भी होगा, तेरे को हम ना हर महीने तेरे अकाउंट में इतने पैसे डाला करेंगे। लेट्स से हर वीक हम तेरे को 100 पाउंड्स अ मंथ डालेंगे, या यूएसए में हो तो $500 अ मंथ लगा लो। फिर तेरे को ये प्रॉब्लम होगी तो तेरे को हम ये प्रोवाइड करेंगे, फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे, तेरी सोशल सिक्योरिटी के लिए हम काट रहे हैं। आपकी एंटाइटलमेंट होती है यहाँ पर। लेकिन 4-5 साल काम करके इंडियन जो हैं, इंडियंस तो वापिस आ जाते हैं, या 8 साल, 6 साल, 7 साल, तो ये जो पैसा है, ये पैसा रह जाता है यूएसए के पास, सोशल सिक्योरिटी वाला। तो ये लोगों की एंटाइटलमेंट होती है कि जब ये मतलब होनी चाहिए इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से कि यार तुमने मुझसे कुछ पैसे लिए थे मेरी सोशल सिक्योरिटी के लिए, अब मैं तो इंडिया में रह रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा तो है नहीं कि तुम मेरे अकाउंट में पैसे डाला करोगे वहाँ से, यूएसए से। तो ये पैसे इंडिया चाहता है कि इंडिया के पैसे इंडिया को मिल जाएं।
हमारे प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र हो जाएं, इंडिया के प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया में। तकरीबन हर साल अभी एक इंडियन जो हैं वो तकरीबन $1 बिलियन पे करते हैं सोशल सिक्योरिटी में। इसका अगर हम पूरा अमाउंट उठा लेना तो $30 बिलियन के आसपास पहुंच गया होगा इतने सालों में, पिछले 25-30 सालों में। अब ये पैसा वहीं का वहीं पड़ा है। तो पहले सुरेश प्रभु जी होते थे, वो इसको परसू कर रहे थे, अब इसको ये पीयूष गोयल जी ने परसू किया है। तो इंडिया चाहता है कि हमारी ऐसी ट्रीटी हो जाए और यूएसए से हमें ये 20-25 बिलियन डॉलर मिल जाए और $1 बिलियन अ मंथ जो एनुअली जो कट रहा है ये भी हमारे पास आए। यूएसए कहता देखते हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मोडालिटीज़ चेक कर रहे हैं। तो लेकिन यूएसए ने अदरवाइज ऐसा अग्रीमेंट और कंट्रीज़ के साथ में किया हुआ है, पर इंडिया के साथ में अभी नहीं हो रहा। ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ में है उसका ऐसा एग्रीमेंट, एंड इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने भी रिसेंटली एक ऐसा एग्रीमेंट इंडिया के साथ में किया है। तो अब बात है इंडिया और यूएसए के ऐसे एग्रीमेंट करने की कि जो लोग अपनी 2 टाइप से सैलरीज कटती हैं, एक सोशल सिक्योरिटी, एक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भाई तुम्हारा, सोशल सिक्योरिटी इस बंदे की आपने काटी थी, ये बंदा इंडिया में आ गया, ये आप पैसा इंडिया को दो, इंडिया सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा उसको, ठीक। तो ये है टोटलाइजेशन इशू। अब इसके बाद में आता है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जिसका नाम है सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। बिफोर मूविंग ऑन टू सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट, मैं चाहूँगा कि हम एक बार थोड़ी सी चीज़ें देखें। सुनो भाई, दुनिया में एक चीज़ आपने मान के चलनी है कि एक है कंट्री, जैसे इंडिया, यहाँ पे ना ऊपर कोई बैठा है, सारे लोग हैं ये, और इनके ऊपर बैठा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान लो मैं आज एक काम करता हूँ, मैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको कर देता हूँ डिसअपीयर, तो हमारी कंट्री में क्या होगा? सिर्फ लोग ही लोग हैं और कोई सरकार नहीं है। तो किसका क्या लॉ चलेगा, कैसे चलेगा? जो सबसे स्ट्रांग होगा, माइट इज़ राइट। जब कोई सरकार ही नहीं है, कोई पुलिस ही नहीं है जिसको मैं फ़ोन करके बोलूँ कि जी मुझे परेशान कर रहा है, तो बस फिर बात ख़त्म होगी। जो मुझसे स्ट्रांग है वो मुझे दबाएगा, मैं अपने से वीक को दबाऊंगा, वो अपने से वीक को दबाएगा, और इस तरह से मछलियों वाला न्याय हो जाएगा। मत्स्य न्याय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, माइट इज़ राइट, ठीक। लेकिन क्योंकि एक देश के अंदर सरकार होती है तो हम मानते हैं कि माइट इज़ राइट नहीं है, कोई कायदा कानून है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट का कायदा कानून। नाउ लेकिन अगर मैं ये देखूं कि सारी दुनिया की कंट्रीज, तो भाई एक चीज़ देखो आप, सारी दुनिया की कंट्रीज़ तो हैं, पर सारी दुनिया की कंट्रीज़ के ऊपर सिर्फ भगवान बैठा है, कोई बैठा नहीं है सारी दुनिया की कंट्रीज़ के ऊपर। एनार्की है। एनार्की का मतलब गवर्नमेंट लेसनेस है, सरकार नहीं है कोई हमारे पास, ग्लोबल सरकार है एज ऑफ टुडे। हाँ, एसोसिएशन बना रखी है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, पर आपने यूनाइटेड नेशन को समझना है कि एसोसिएशन ऑफ ऑल द नेशंस है। हम अपनी खुशफहमी के लिए, गालिब ये ख्याल अच्छा है, अपनी खुशफहमी के लिए हम बोल देते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट। कौन सा वर्ल्ड पार्लियामेंट? वी विल सी दैट इन अ लिटिल वाइल, 1-2 क्लास में। तो अब इस एनार्की की स्टेट में किसकी चलेगी? जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसके पास इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, और सबसे बड़ी बात जिगरा है। बोलते हैं आज लो लड़ लो, जैसे यूएसए है। देखते हो ना कैसे आज पता लगता है यूएसए लाओस पहुंच गया लड़ने, कल क्यूबा पहुंच गया, परसों सीरिया पहुंच गया, इराक पहुंच गया, ईरान पहुंच गया, पूरी दुनिया में लड़ रहा है। कई कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो आराम से बैठी हैं कि ठीक है यार अपना ठीक तो चल रहा है, बढ़िया है, अच्छा नहीं लग रहा मौसम कितना अच्छा है, ठीक। ऑन दी अदर हैंड जिसके पास पावर है, माइट है, वो हो जाता है ग्लोबल लीडर। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा जिसके पास पावर है, ये भी तो हो सकता है कि ये पूरी की पूरी कंट्रीज़ है, इसमें से ये कलेक्शन ऑफ कंट्रीज़ ये एक अपना सिस्टम बना ले। पावरफुल कंट्रीज़ एक तरफ आके क्या एक काम करते हैं, मैं अकेला अगर अपने पास पावर रखूँगा तो हम आपस में ही पागल हो जाएंगे लड़ते हुए, जो कि होता भी है। इनका इंटरनल स्ट्रगल भी चलता रहता है, बट वो बोलते हैं यार हम अपना इंटरनल स्ट्रगल अपने आप मैनेज कर लेंगे, ये सारा गरीब लोगों को तो थोड़ा मैनेज करके रखें ये सारे को। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, ये बना लेते हैं अपनी एक एसोसिएशन, नॉट ऑन पेपर, इन थ्योरी, एक
रिच नेशंस की एक तरफ हो जाते हैं और बाकी सारे देश हो जाते हैं एक तरफ। ये है बेसिक सा एक आइडिया। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अब सुनो। 1 जनवरी 1967 एक तारीख बना दी गई। बोलते कि यार इसके पहले जिसने न्यूक्लियर बम बना रखा है वो हो सकता है रशिया, वो हो सकता है यूएसए, वो हो सकता है चाइना, इस तरह से ये होंगी न्यूक्लियर हैव स्टेट्स। इनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जिसको बोलते हैं। जिसने अभी तक नहीं बनाया वो होंगी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कहते हैं कायदा कानून सेट कर देंगे। तुम टेंशन ना लो, ये ना सोचो कि इंटरनेशनल लेवल पे बस माइट इज राइट है। अब हम ले आए लॉ। कहते क्या करेंगे हम, ये होगी न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ये होगी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अब आओ एक पूरी दुनिया ट्रीटी साइन करती है। वो क्या है कि ये वाली कंट्रीज और ये वाली कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि ये अब डेट निकल गई, लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की 1967 1 जनवरी। ये बोलते कि अब ये वाली कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगी। ये वाली कंट्रीज यहाँ पे इन कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफ़र करेंगी, नहीं देंगी कि ये लो भाई एक तू भी बना ले यार, तू भी ऐश कर, ठीक। अब न्यूक्लियर जो है अदरवाइज एक ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है। इससे आप बॉम्ब भी बना सकते हो, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो और भी बड़े सारे पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बोलते कि नाउ दैट दीज कंट्रीज एग्री, हम क्या करेंगे, इनके साथ में शेयर करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। प्लस अगर इनको चाहिए यूरेनियम, प्लूटोनियम, जो भी चीज़ें आपको, मेरे को नहीं पता, जो भी चीज़ें आपको न्यूक्लियर एनर्जी हार्नेस करने के लिए चाहिए, इनको रॉ मटेरियल भी देंगे, फिर रिएक्टर भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, रिएक्टर भी दे रहे हैं, रॉ मटेरियल भी दे रहे हैं। फिर उसके बाद में जब वेस्ट निकलेगा तो वेस्ट डिस्पोजल, न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करने की भी हम टेक्नोलॉजीज देते रहेंगे। और इसी तरह से हम इनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि ये चीज़ हो सके, ये अपनी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी का फ़ायदा उठा सके पीसफुल पर्पस के लिए। लेकिन ये सिर्फ तभी है जब ये बॉम्ब नहीं बनाएंगे। अब ये कंट्रीज़ जो हैं ये बोल सकती हैं कि यार हम क्यों नहीं बॉम्ब बनाएंगे, और ये भी बोल सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, मैंने बना के करना क्या है न्यूक्लियर बॉम्ब। अब देखो ये सारा एरिया जो आसियान वाला है, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ब्रूनेई, है ना, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन्होंने नहीं बनाया, न्यूक्लियर फ्री एरिया है सारा का सारा, ठीक। सिमिलरली दुबई, आबू धाबी, इन्होंने नहीं बनाया। लैटिन अमेरिका नहीं बनाया न्यूक्लियर बॉम्ब कि ठीक है भाई हम एनर्जी, हमें डील पसंद है अपनी, हम क्या करेंगे किसी न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ के साथ में ही डील कर लेंगे। मैं आपको डिटेल में ये एनपीटी बाद में कराऊंगा। तो इनको ये फ़ायदा हो गया। लेकिन कोई कंट्री इंडिया जैसी भी हो सकती है, इजराइल जैसी भी हो सकती है, पाकिस्तान जैसी भी हो सकती है, जो बोले कि यार ये क्या बात है भाई, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म क्यों निकल गई, अखबार में तो निकाला ही नहीं था आपने। ये बोलते हैं हम नहीं इसको मानते, आप ट्रीटी कर लो कि तुम भी अपने न्यूक्लियर वेपन सारे के सारे वो कर दो, डिसमेंटल कर दो, हम भी नहीं बनाते, और फिर ट्रीटी कर लो कि कोई भी नहीं बनाएगा। ठीक, क्लियर, सिंपल। खैर इंडिया इस ट्रीटी को नहीं माना। इस ट्रीटी को हम बोलते हैं एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये एक एस्पेक्ट ऑफ एनपीटी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब इंडिया इस ट्रीटी को नहीं मानता और फिर हमारे यहाँ पे इंडिजीनियस डेवलपमेंट होती है, होमी भाभा जी, नेहरू जी के साथ मिलके अपना एक न्यूक्लियर बम बना लेते हैं। अब टेक्नोलॉजी तो मतलब आइडिया तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब दे ही गए थे, आपको बस उतना आइडिया को हार्नेस करना था। बस उतना बोलना मेरे लिए थोड़ा गलत हो गया, मतलब उसके ऊपर बहुत काम करना था। इंडिया ने किया और बम बना लिया। अब जब इंडिया ने बम बनाया तो फिर होगी टेंशन कि यार ये क्या हो गया। चाइना ने चुपचाप खिसका के थोड़ा पाकिस्तान को भी टेक्नोलॉजी दे दी, पाकिस्तान ने खिसका के नॉर्थ कोरिया को दे दी। ईरान इस ट्रीटी को मान गया, इस ट्रीटी में इधर आ गया कि हाँ ठीक है मैंने क्या करना है। जब न्यूक्लियर सब कुछ आ गया तो बम बना लिया, तो ट्रीटी वायलेट कर दी। इस वजह से ईरान को, मतलब वन ऑफ द रीजंस, ईरान को सारी दुनिया अब गालियाँ निकालती है कि ऐसे तुम ट्रीटी साइन करके, ट्रीटी को धोखा देके आप इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते।
अब अगर कोई कंट्री सच में ऐसा कर दे, जैसे इंडिया ही बोले कि यार ठीक है हम नहीं मानते ट्रीटी, तो क्या इनके पास क्या ऑप्शन है? ये थोड़ी बोलेंगे ले फिर पहले तेरे ऊपर ही न्यूक्लियर बम गिराते हैं। ये बोलेंगे हम इस कंट्री इंडिया जो ग्लोबल पीस के लिए जो हम ट्रीटी ला रहे हैं ताकि जगह जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स पूरी हर एक देश के पास ना हो, बस यही जो 4-5 देश हैं पीसफुल रिस्पॉन्सिबल देश जिन्होंने बना लिया था, बस उन्हीं के पास हो, प्रोलिफरेशन ना हो जगह जगह पे। इस ट्रीटी के साथ इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे? इंडिया के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा देते हैं, ट्रेड सैंक्शंस लगा देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं। इतना कॉर्नर कर दो इस कंट्री को कि अपने आप आए हमारे पास कि ठीक है भाई हम इसको मानते हैं ट्रीटी को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलो ठीक है भाई तुमने बॉम्ब बना लिया, लेकिन हम सारी कंट्रीज़ जो हैं हम एक काम करते हैं, आज एक और बॉडी बना लेते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो इंडिया को यूरेनियम नहीं देगी, कोई भी कंट्री न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं देगी, कोई भी कंट्री इस तरह की और चीज़ें कि ये सब नहीं करेगी। इसको आप साइड कर दो, ठीक बात, क्लियर? तो सिविल पर्पस के लिए भी फिर ये कंट्री न्यूक्लियर ना यूज़ कर पाए, क्योंकि इसको ये कॉम्बैटिव पर्पस या फिर जिसको बोलते हो कि डिफेंस पर्पस के लिए, बॉम्ब पर्पस के लिए आपने न्यूक्लियर को यूज़ किया है, तो आपको पूरा का पूरा हमने अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया कि अब आप सिविल पर्पस के लिए भी नहीं यूज़ कर सकते। नाउ इंडिया की सिचुएशन यही रही, इंडिया ने एनपीटी कभी साइन नहीं की, इंडिया ने सीटीबीटी साइन नहीं की, जो हम करेंगे डिटेल में, सिर्फ मैं आपको सिविल न्यूक्लियर डील समझ आए इसलिए बता रहा हूँ। कोई डील साइन नहीं की और इंडिया ने जी अपना बॉम्ब टेस्ट कर लिए, और उसकी वजह से जैसा हमने रशिया, यूएसए, जापान करते हुए देखा था कि इंडिया के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था। अब लेकिन ईयर 2008 आते आते चाहे इंडिया ने ट्रीटी नहीं साइन की, ओवरऑल इंडिया का स्टैचर इंप्रूव हुआ। इंडिया की सॉफ्ट पावर, इंडिया की फ़िलॉसफी कि हाँ यार ये पीसफुल देश है, ये योगा वोगा करने वाले लोग हैं, बॉलीवुड में कलरफुल तरीके से कपड़े पहन के पेड़ पूड़ के साइड पे नाचने वाले लोग हैं, ये बम बम गिराने वाले नहीं है। सॉफ्ट पावर इंक्रीज़ हुई। अच्छा ये कॉल सेंटर्स भी खोल लेते हैं भाई, ये पढ़े लिखे भी लोग हैं थोड़े बहुत, आईटी इनको आता है थोड़ा सा, तो इंडिया के पास पैसे भी आ गए थोड़े बहुत, और पॉलिटिक्स भी डिप्लोमेट्स ने, मतलब मजाक की बात थी ये, तो इंडियन फॉरेन डिप्लोमेट्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपना पूरी दुनिया में एक बेटर इमेज क्रिएट की। सो मच सो कि 2008 आते आते बोलते कि कोई बात नहीं, इंडिया इस सारे ग्लोबल ऑर्डर का पार्ट नहीं है, फिर भी यूएसए काम करता है, फिर भी यूएसए काम करता है। यूएसए क्या करता है? बोलता है कि यूएसए इंडिया के साथ में कर रहा है सिविल न्यूक्लियर डील। हम इंडिया को आज से रिएक्टर देने, टेक्नोलॉजी देने और जो कुछ हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब देने के लिए तैयार हैं। इससे क्या हो गया? इंडिया के क्रेडेंशियल्स बहुत इम्प्रूव हुए। इंडिया में आपको पता है, हम सब ने अपनी लाइफ में देखा है कि यार पावर कट्स बहुत होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में पावर कट्स की प्रॉब्लम है, सब जगह पे पावर कट्स की प्रॉब्लम है। और इंडिया में आज भी हमारा जो इंपोर्ट, वो जो कोयले से चलती इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से इसकी कमर्शियल यूटिलिटी तो है ही, बट यूएसए जो ग्लोबल पावर है इंडिया के लिए इतनी बड़ी एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है, तो इसकी जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है कि हाँ इंडिया जो है यूएसए के काफ़ी करीब आ गया है। ग्लोबल न्यूक्लियर पावर, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर इंडिया को इस्टेब्लिश करती है ये ट्रीटी, क्योंकि जैसे इंडिया के पास बम है वैसे ही नॉर्थ कोरिया के पास है, वैसे ही पाकिस्तान के पास है, वैसे ही ईरान के पास है, इजराइल के पास है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया को पूरी दुनिया इसलिए अलग नहीं कर रही कि इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। नॉर्थ कोरिया के पीछे पड़े हुए हैं, ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, इजराइल के एक अलग डायनामिक्स है जिसको हम सेकंड लास्ट क्लास में करेंगे, पाकिस्तान के भी पीछे पड़े रहते हैं। तो इंडिया का स्पेशल स्टेटस कहाँ से आता है? इन्हीं सब ट्रीटीज़ की वजह से कि कोई बात नहीं, इंडिया की बात अलग है। अब डील तो हो गई हमारी यूएसए के साथ में, सिविल न्यूक्लियर डील। ये डील कहती क्या है? इस पे भी पिछले से पिछले साल प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ था। मतलब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था अगर आपने बस ये पॉइंट्स पढ़े हुए हों। पहली चीज़ क्या है कि यूएसए क्या करेगा अब इस डील के अंदर? सबसे पहले
कि यूएसए पहले इंडिया क्या करेगा, आई बेग योर पार्डन, पहले उसको कर लेते हैं। इंडिया क्या करेगा, यही पॉइंट पे बस क्वेश्चन आया हुआ था। इंडिया क्लियरली मेंशन करेगा कि यार ये है हमारी सिविलियन फैसिलिटी न्यूक्लियर की, ये है हमारी मिलिट्री फैसिलिटी न्यूक्लियर की। मतलब यहाँ पे है, कहीं पे हमारे बम पड़े होंगे, कहीं पे हमारे मतलब वो वाला यूरेनियम वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होंगी, कहीं पे हमारी पीसफुल पर्पस वाली होंगी। अब जो सिविलियन फैसिलिटीज़ हैं उसको एक इंटरनेशनल बॉडी है IAEA, उसके अंडर डाला जाएगा। यही पे बस प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ था। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स या इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल जो भी है मिलिट्री फैसिलिटीज़ वाला, वो थोड़ी हम किसी इंटरनेशनल बॉडी के अंडर लगा देंगे कि लाओ तुम्हें बताते हैं कहाँ पे पड़ा है। वो तो इंडिया के सॉवरेन इश्यूज़ हैं। सिविलियन जो है वो इन्होंने IAEA के अंडर डालना है। तो यूपीएससी ने क्या किया था, सिविलियन की जगह पे क्या लिख दिया था, मिलिट्री फैसिलिटीज़, रॉन्ग ऑप्शन दी हुई थी। फिर उसके बाद में इंडिया कुछ और इंटरनेशनल नॉर्म्स को सपोर्ट करेगा ताकि सबकी गारंटी, सबको एश्योरेंस रहे वर्ल्ड वाइड कि इंडिया इज़ एक्टिंग वेरी रिस्पॉन्सिबली इन टर्म्स ऑफ इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। एक क्या था जिस पे हम इशू पे हम डिस्कस करेंगे अभी, एक था कि इंडिया विल पुट मॉरेटोरियम ऑन फर्दर टेस्टिंग। अब इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं करेगा। भाई मान लिया तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, 2 बार तुमने टेस्ट करके देख लिया। जब तुम न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करते हो फिर पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करता है और पूरी दुनिया में टेंशन हो जाती है कि बस एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले हैं। तो आप ये सब नहीं करोगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी खैर इन्हें नहीं कैसे लिख के गए थे कि यार अभी ना मैं पॉलिसी दे रहा हूँ कि अभी हम फर्दर न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग नहीं करते। एक चीज़ जो जहाँ पे हमारा आज का लेक्चर बाद में अभी थोड़ी देर में मेन फोकस करेगा वो है कि अगर मान लो न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में लगा है, जैसे आंध्र प्रदेश में न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड करेंगे यूएसए की कंपनी वेस्टिंग हाउस, कुदनकुलम में प्रोवाइड कर रहे हैं रशिया की कंपनी जिसका नाम है रशिया प्रोवाइड कर रहा है कुदनकुलम में। सिमिलरली फ्रांस की कंपनी है अरीवा, वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया को प्रोवाइड करती है। मान लो एक सप्लायर ने आपको रिएक्टर्स इंस्टॉल करके दे दिए। अब नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर पंजाब PSPCL पंजाब पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वो उस रिएक्टर को चला रहा है और जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी ऐसे कोई ट्रेजेडी हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए न्यूक्लियर में, तो किसकी लायबिलिटी है? जिसने रिएक्टर प्रोवाइड किया था या जो उसको ऑपरेट कर रहा है? वो हो गया सप्लायर, ये हो गया ऑपरेटर। तो यूएसए बोलता है कि इंडिया एक क्लियर कट सा लॉ लेके आएगा जिससे ये चीज़ बिल्कुल सेटल हुई हो कि इन केस ऑफ इन दैट अनफॉर्चुनेट केस ऑफ एनी एक्सीडेंट हु इज़ गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। यहाँ पे ही बस इंडिया का एक्ट यूएसए को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन एक इंडिया की ऑब्लिगेशन क्या थी? ब्रिंग लेजिस्लेशन आउटलाइनिंग लायबिलिटी इन केस ऑफ न्यूक्लियर इंसिडेंट्स। तो उस पर हम अभी आते हैं। अब यूएसए क्या करेगा? हमारा तो पता लग गया कि हाँ भाई 2 फैसिलिटी को सेपरेट करेंगे, जो हमारी सिविलियन फैसिलिटी है पूरी दुनिया के सामने हम ला के रख देंगे इंटरनेशनल बॉडी के सामने, और लेजिस्लेशन ले आएंगे एक अच्छा सा, और अब न्यूक्लियर बम फोड़ना करेंगे बंद। ठीक है। एक और पॉइंट था जिसको आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, मैंने आपको FMCT कराना ही है, फिसल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी, तो इंडिया उसको भी जल्दी से ज्वाइन करेगा। खैर, यूएसए ने क्या करना था? पहली चीज़ अपने खुद के लॉज को अमेंड करेंगे ताकि नॉन NPT सिग्नेटरी कंट्रीज़ के साथ आप ट्रीटी कर सको। तो यूएसए के कहने का पॉइंट क्या है, आप ये चीज़ समझो। यूएसए में ना क्या है, एक तो है पार्लियामेंट और एक है प्रेसिडेंट, सेपरेशन है। हो सकता है प्रेसिडेंट को इंडिया के साथ में सिविल न्यूक्लियर डील करनी हो, लेकिन पार्लियामेंट उस चीज़ को अप्रूव ना करे। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि पार्लियामेंट में लोग आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे वैसे यूएसए में 2 हाउसेस, ठीक है, तो कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, तो लोअर हाउस और अपर हाउस मान लो, लोकसभा राज्यसभा। अब आप एक चीज़ समझो कि प्रेसिडेंट तो एक ट्रीटी कर ही रहे हैं इंडिया के साथ में, ओबामा जी तो कर ही रहे हैं, बट अगर ये हाउस भी उस ट्रीटी को अप्रूव कर रहा है, इसका मतलब यूएसए में एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटेरियन कंसेंसस है कि हाँ इंडिया के न्यूक्लियर क्रेडेंशियल्स के साथ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन इसमें एक बात आपको ये भी समझनी है, यूएसए बोलता है कि
हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम किसी का शेयर नहीं करेंगे। फिर इजराइल के पास बम कहाँ से आया? ठीक है, ऐसा मतलब इजराइल ने खुद भी बनाया हो सकता है, पर इनफैक्ट बोलते हैं बनाया ही इजराइलियों ने था एक टाइम पे। खैर, नॉनदलेस पॉइंट मेरा ये है कि यूएसए के साथ में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूएसए ने अपनी टेक्नोलॉजी इजराइल से शेयर की, रशिया ने शेयर किया चाइना से, चाइना ने शेयर किया पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने शेयर किया नॉर्थ कोरिया से, एंड सो ऑन, ऐसे के बड़े सारे कुछ कुछ लोग बोलते हैं। तो कस्में वादे तो बहुत खाई इन्होंने, लेकिन निभाया तो बस इंडिया ने किसी से शेयर ही नहीं किया। इंडिया देखो कितना रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर वाइज। तो चाहे हमने एनपीटी साइन नहीं की, पर हम 100% डिसआर्मामेंट के लिए, कमिटमेंट के लिए तो खड़े हैं कि ठीक है, ले आओ तुम भी अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, हम भी ले आते हैं। वर्टिकल प्रोलिफरेशन को भी खत्म करो। एक बॉम्ब तुमने बना लिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतने इतने न्यूक्लियर बॉम्ब इकट्ठे क्यों कर रखे हैं यूएसए ने? दुनिया तबाह करनी है क्या? रशिया ने भी। इजराइल के बारे में बोलते हैं उसके पास तकरीबन 402 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। क्या करना है इतने बॉम्ब्स का? तो इंडिया बोलता है कि सारे के सारे अपने बॉम्ब्स को कंप्लीट डिसआर्मामेंट किया जाए। खैर, तो यूएसए की पहली ऑब्लिगेशन क्या है कि आप अपने डोमेस्टिक लॉज को चेंज करो और इंडिया को स्पेशल वेवर दिलवाओ फ्रॉम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये भी एक ग्रुप बना हुआ था हर वो कंट्री। कल एक बच्चा पूछा था ना, मनीष नंदा शायद, कि क्या प्रॉब्लम क्या है। ये देखो कि हर वो कंट्री जो न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ें सप्लाई करती है, न्यूक्लियर मटेरियल इन जनरल, अगर वो अपनी एसोसिएशन बना ले और वो बोल दे कि यार जो कोई एनपीटी सिग्नेटरी नहीं है उसको हम यूरेनियम ही नहीं देंगे, अपना रिएक्टर बजाता रहे सारा दिन, तो बताओ वो क्या करेगा? तो इंडिया चाहता है कि हम बिना एनपीटी साइन किए एनएसजी से हमें वेवर मिले ताकि हमारे पास प्रॉपर सप्लाईज हो। ठीक बात। तीसरा, इंडिया की एंट्री के लिए और बड़े सारे ग्रुप्स हैं, ये सारे मैं आपको कराऊंगा न्यूक्लियर में। एनएसजी, एमटीसीआर, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, वासेनार ग्रुप, इन सब की एंट्री के लिए यूएसए हेल्प करे इंडिया को। यूएसए ने किया भी है, इंडिया तकरीबन सबका मेंबर है। एमटीसीआर, वासेनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप अब इनका मेंबर भी बन गया है और यूएसए इंडिया को हेल्प करेगा बाकी कंट्रीज़ के साथ में भी सिमिलर काइंड ऑफ डील्स करने में। तो आपको समझ आ गया इंडिया और यूएसए की सिविल न्यूक्लियर डील। यूएसए इंडिया को इतना सपोर्ट करेगा ताकि इंडिया को ना सिर्फ यूएसए से न्यूक्लियर रिएक्टर्स आए, टेक्नोलॉजी आए, वो सब कुछ तो हो ही रहा है। ग्लोबल जो न्यूक्लियर रिजीम्स बनी हुई हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो भी लॉज बने हुए हैं या ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, उनमें भी इंडिया को सपोर्ट करे ताकि इंडिया बिना एनपीटी साइन किए, बिना सीटीबीटी साइन किए, तो भी इंडिया को वो सारी फैसिलिटीज़ मिले जो एक ग्लोबल रिजीम ऑर्डर के हिसाब से मिलती हैं। एक राइटफुल एंटाइटलमेंट होनी चाहिए। तो इंडिया की स्पेशल स्टेटस डिमांड कर रहा है इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे। ये यूएसए की ऑब्लिगेशन है कि हाँ वो आपको प्रोवाइड करेंगे। नाउ यू सी, बड़े सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ना चाइना एकदम से असर्टिव हो गया और ना इंडिया और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये ना अभी एकदम से जो अभी पढ़ना शुरू करते हैं उनको लगता है कि क्वाड बन गया, इकट्ठे हो गए, चाइना से लड़ रहे हैं। ये 2008 में ऑल ऑफ अ सडन यूएसए को इतना प्यार क्यों आ रहा है इंडिया पे? क्यों बोल रहा है ठीक है, पूरी दुनिया पे जो पूरी दुनिया पे जो नियम कानून लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर नहीं लगेंगे, क्योंकि उसको अपने पुराने रिएक्टर्स भी बेचने हैं इंडिया में, और उसको ये भी लगता है कि इंडिया के थ्रू हम चाइना को बैलेंस करेंगे, रीबैलेंस करेंगे। तो पुरानी पॉलिसीज़ हैं दिमाग में, तो ये तो इम्प्लीमेंटेशन होती जा रही है अब धीरे धीरे। तो आई होप आपको समझ आया कि क्या है डील। इंडिया की ऑब्लिगेशन भी समझ आ गई। इंडिया की ऑब्लिगेशन है टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अब बाकी सारी चीज़ों में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप देखो कि 2008 में डील हुई थी, अब 2020 आ गया। अभी फेब में डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया में, फिर बोल गए कि इतने रिएक्टर्स ले भेज दूंगा मैं, डील हो रही है, और फेब में कि आपके इसको आगे लेके चलते हैं डील को, वेस्टिंग हाउस देगा, आंध्र प्रदेश में रिएक्टर्स लगेंगे। पर 12 साल की डील के बाद में भी कितनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर दी आपने? कुछ भी नहीं यूएसए के साथ में। इसका रीज़न क्या है? जो हमारी डील हुई है इसकी कुछ निटी ग्रिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये क्या है? मेन इशू जो है वो है लायबिलिटी का।
मैं आपको नोट्स में बहुत डिटेल में दूंगा, पर जो मैं समझा रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ इम्पॉर्टेंट वही है। आपने बोला तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं जो पॉइंट्स हैं वो मैं लिख के बता दूंगा और नोट्स आपको थोड़े से दिखा दूँ। क्या है, आप कुछ चीज़ें बेसिक से समझो कि एक है सप्लायर जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया को दिया, ये टेक्नोलॉजी दी। लेट्स कॉल दिस पर्सन वेस्टिंगहाउस। एक है ऑपरेटर जो इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी के उस प्लांट को चला रहा है। अब अगर यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या किया जाए? इंडिया का एक्ट क्या बोलता है? कुछ चीज़ें हैं छोटी सी। पहली तो ये है कि कुछ विक्टिम्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग विक्टिम्स हो सकते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद, ये भी तो खुद भी विक्टिम हो सकता है। पर खैर लेट्स टॉक अबाउट विक्टिम्स एज वर्ड हम ले लेते हैं। इसको क्या मिलेगा? अब अगर मान लो कुछ डिजास्टर हो ही गया तो लोग तो वापस आ नहीं सकते, प्रॉब्लम तो कुछ ठीक हो नहीं सकती, कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। पहला तो इशू ये होता है कि कॉम्पनसेशन कितनी, तो उस पर कुछ बात की गई कि तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की कॉम्पनसेशन होगी, जिसको हम डिटेल में भी देखते हैं। दूसरा 300 SDR, आपको इकोनॉमी हो जाएगी तो आपको समझ आएगा। SDR भी एक IMF की करेंसी होती है, SDR 300 मिलियन SDR। ये सब में आपको चलो जाने की जरूरत नहीं है, आप मान के चलो सबसे पहले क्या है कि ये विक्टिम जो है इसको कॉम्पनसेट कौन करेगा और कॉम्पनसेशन कैसी होगी, हाउ मच, हु, हाउ मच एंड हाउ। ये 3 मुद्दे हैं अगर हम ब्रॉडर सेंस में बोलें। जो आप किताबें पढ़ोगे या अखबारों में पढ़ोगे ना, वो इसको बहुत टेक्निकल कर देते हैं। आई वंडर कि एक अगर सवाल आपको UPSC में आ रहा है 10 नंबर का या 15 नंबर का, तो आपके पास उतना स्कोप होगा। फिर भी वो टेक्निकलिटीज़ भी मैंने आपको नोट्स में लिख के दी हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए जिस लेवल पे आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो तो ये है कि चलो हाउ मच तो हम सेटल कर लेंगे कि इतने करोड़, इतने 100 करोड़ तक का आपको कॉम्पनसेट करना होगा, जो ऑपरेटर ये जो सप्लायर पैसे देगा या ऑपरेटर पैसे देगा। दूसरी चीज़ क्या है कि किस केस में सप्लायर से पैसे लिए जाएंगे, ये बोलते हैं पहली चीज़, जहाँ पे हम आपको एक वो बता रहे हैं कि अगर मान लो किसी ने अटैक कर दिया, अब इंडिया पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया मान लो न्यूक्लियर साइट पे, तो वो फिर वेस्टिंगहाउस की गलती तो नहीं है। अर्थक्वेक आ गया तो भी इनकी गलती नहीं है। ये वाली चीज़ें अगर हो रही हैं फिर तो बात अलग है, अदरवाइज इनकी लायबिलिटी बनती है। ये कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमने चीज़ दे दी थी अब तुम जानो और तुम्हारे लोग जाने। तो पहली तो प्रॉब्लम यहीं आ जाती है USA को। USA पहले सबसे पहले किस चीज़ पड़ा हुआ था कि यार सप्लायर लायबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए। नंबर 1 इंडिया ने बोला सप्लायर लायबिलिटी तो बनेगी। दूसरी चीज़, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, किस केस में? तो पहला तो एक ऐसा केस हो गया जहाँ पे एक्सप्लिसिट फॉल्ट साफ दिख रहा है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में या आपके प्रोवाइड की हुई टेक्नोलॉजी में कि यार कम ऑन यू डिड नॉट प्रोवाइड अस द राइट काइंड ऑफ इक्विपमेंट, तो वहाँ पे तो आपकी लायबिलिटी बनती है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है ना वो आती है, ये सेक्शन 17 है जहाँ पे इसकी बात की गई है, इसके सेक्शन 17B में वहाँ पे इंडिया बोलता है कि अगर बंदा ऑपरेट कर रहा है और एक एक्सप्लिसिट फॉल्ट नहीं है लेकिन इम्प्लिसिट फॉल्ट है, ऐसा लग रहा है कि हाँ यार एक ना जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ सिंपल सा, आप गाड़ी चलाते हो, अब आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने ना कोई शीशा टूटा हुआ है, आपने नई गाड़ी खरीदी है या कहीं पे कुछ टूटा सा हुआ है, तो आप बोल दो कि यार देखो सामने टूटा पड़ा है ये तो आपका शीशा, तो या फिर गाड़ी का ये वाला पुर्जा ये तो ख़राब है गाड़ी, वो तो हो गया एक्सप्लिसिट। अब आप गाड़ी चला रहे हो, आपको अनईज सी फील हो रही है कि कुछ गलत, कुछ ख़राब है, चूं 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 आवाज़ आई जा रही है। अब वो बड़ा इम्प्लिसिट सी चीज़ है, हालांकि मैंने राइट एग्जांपल नहीं दिया, वो भी एक्सप्लिसिट ही है, पर बस अनईज फील हो रही है। और फिर बाद में आप जाके चेक करते हो कि हाँ कोई फॉल्ट तो था। गाड़ियाँ वाले जैसे करते हैं ना, रिकॉल कर लेते हैं कि अपनी गाड़ियाँ हमें भेज दो, हम ठीक करके देंगे वापस। तो यहाँ पे भी इंडिया बोलता है कि इम्प्लिसिट प्रॉब्लम में भी आपकी लायबिलिटी बन सकती है। जिस चीज़ में लायबिलिटी नहीं बनेगी हम आपको बता देंगे। इंडिया बोलता है आउटराइटली हमें कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर लेंगे ना। तो पहली चीज़ क्या थी? पहली चीज़ क्या थी कि टोटल कॉम्पनसेशन होनी चाहिए, और सेक्शन 17 इसमें मेन है। वो क्या है
कि ऑपरेटर का राइट टू रिकोर्स फ्रॉम सप्लायर, ऑपरेटर यूएसए के सप्लायर से बोल सकता है कि लाओ भाई तुम्हारा फॉल्ट था, यहाँ पर कॉम्पनसेट करो। अब इसमें आपको तीसरी चीज़ एक और देखनी है छोटी सी चीज़। तो आप देखो, सप्लायर ऑपरेटर, सप्लायर है यूएसए की कंपनी, ऑपरेटर है इंडियन कंपनी। जब इन्होंने इधर न्यूक्लियर रिएक्टर्स या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, लेट्स से रिएक्टर हमारे उसके लिए ईज के लिए समझने के लिए, और वहाँ पे फॉल्ट आ गया, तो अब सप्लायर की लायबिलिटी तो होएगी, टोटल कॉम्पनसेशन। ये नहीं है कि कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें हम बोलेंगे सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिवाय उनके जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, विच आर अटैक हो गया या अर्थक्वेक आ गया एंड सो ऑन। उसके बाद किस किस सिचुएशन में होगी? पहली सिचुएशन जब एक्सप्लिसिटली आपका फॉल्ट निकलेगा। नंबर 2 सेक्शन 17 के अंदर है, सेक्शन 17A बोलता है जब एक्सप्लिसिटली सप्लायर का फॉल्ट निकलेगा, सेक्शन B बोलता है इवन जब इम्प्लिसिटली सप्लायर का फॉल्ट निकलेगा, और तीसरा बोलता है सेक्शन 17C कि जब हमें ऐसा प्रूव हो जाएगा कि डैमेज किया गया है विद एन इंटेंट टू क्रिएट डैमेज, कि आपने यार जान के हमें कोई गलत चीज़ दे दी, तो उस केस में सप्लायर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे यूएसए को प्रॉब्लम होती है कि यार अब तुम्हें चलानी ना आती हो गाड़ी, तुम हमें बोलो कि यार तुम्हारी गाड़ी में चू चू की आवाज़ आ रही है, तुम हैंड ब्रेक ऊपर करके गाड़ी चला रहे थे, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। हम बोल रहे हैं आप, वो बोल रहे हैं आप, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसी में जो एक और बड़ी प्रॉब्लम है वो है सेक्शन 46। इंडिया बोलता है कि ना सिर्फ आपकी सिविल लायबिलिटी होगी बट क्रिमिनल लायबिलिटी भी होगी। क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब अब भैया आपने एक न्यूक्लियर अटैक कर दिया इन अ वे इंडिया में, या इतना बड़ा डैमेज होगी, जेल भी होगी आपके बंदों को इंडिया में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई। तो सेक्शन 46 को लेके तो फिर यूएसए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है कि यार ये वाले सेक्शन से हमें प्रॉब्लम है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है इंडिया के और यूएसए की, डिस्पाइट हैविंग न्यूक्लियर कॉपरेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कॉपरेशन ऑन पेपर, इन रियलिटी कुछ क्यों नहीं हो रहा, तो उसके हम कुछ रीजंस लिखेंगे। उसमें से सबसे पहला रीज़न क्या है मेन, कि जो सिविल न्यूक्लियर डील के बीच में जो लायबिलिटी को लेके एक्ट है हमारा, उसमें इश्यूज हैं कॉम्पनसेशन को लेकर, उसके क्वांटम को लेकर, उसके सेक्शन 17 को लेकर, स्पेशली 17B, सेक्शन 46 को लेकर। अब जो क्वांटम है इसको लेके क्या इशू, इसका इशू कुछ मोदी गवर्नमेंट ने निकाला है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मोदी गवर्नमेंट जी क्या बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि यार अपने को चाहिए 1500 करोड़ के आसपास, हम मान के चल रहे हैं कि इतनी हमारे कॉम्पनसेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के अंडर 1500 करोड़ रुपए का एक फंड बना देते हैं, जिसमें से 750 करोड़ रुपए दे देंगे ऑपरेटर और सप्लायर यहाँ से, ठीक, आई थिंक समथिंग लाइक दिस। और हम कुछ 750 करोड़ के ऊपर जो पैसे हैं ये हम मार्केट से रेज कर लेंगे, मतलब एक इंश्योरेंस फंड बना देते हैं, वहाँ पे हम पैसे आ जाएंगे। ये बन भी गया है, आई थिंक 2015-16 में बन गया था कि एक फ़ंड बना देते हैं, वहाँ पे पैसे रखेंगे और उस हिसाब से वहाँ से फिर अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो वहाँ से हम इसको स्पॉन्सर कर देंगे। दूसरा, मोदी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यार जो ये क्रिमिनल लायबिलिटी हमने आपको बताया है ना, कि ना सिर्फ हम आपको ये बोलेंगे अगर कुछ अटैक हो गया, हमारी कंट्री ना सिर्फ ये बोलेगी कि भाई पैसे लाओ, बल्कि जेल भी हो सकती है। वो इन्होंने बोल दिया कि यार वो ना आपके लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर होगा तो आपको पहले एक्सप्लिसिटली बताया होगा। अब ये आप कितना बोल सकते हो, कितना ट्रू है नहीं है, ये तो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट बताएगी। वो तो ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन टेल वेदर 46 विल अप्लाई और नॉट, सेक्शन 46, ठीक। तो अब अगर हम निटी ग्रिटी से बाहर निकल के एक स्टेप ऊपर आए तो दोबारा देखें तो हमारी डील तो हो गई, सब कुछ सही है, पर लायबिलिटी को लेके कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, उसको लेके इश्यूज़ हैं। ऑपरेटर की होए ये वो चाहते हैं यूएसए, वो बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं, पेरिस कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन, वो सब ऑपरेटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं। इंडिया बोलता है ऐसा नहीं है, जो कन्वेंशन ऑन, इंडिया सेज कि कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन जो है उसमें सप्लायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ओके, सो दिस इज सिविल न्यूक्लियर डील बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इसके बाद हम देखते हैं एक दो और छोटा सा टॉपिक इंडिया और यूएसए में, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा
बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और डिफेंस रिलेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे पहले 10-15 मिनट में, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इंडिया एंड चाइना। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।